आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंक्लूड कर रहे हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक इज़ 783 रुपीज़, देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड इन 2214 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 783 रुपये में अगर 29 बुक आते हैं, 29 बुक्स की कीमत कितनी है 783 रुपीज़। तो अगर मैं 2214 रुपीज़ की बुक खरीदूंगा तो कितनी बुक आएंगी, 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें आ जाएंगी। 783 में कितनी पुस्तकें आती हैं 29 है ना, तो 2214 रुपये में कितने बुक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को एनालाइज करके आप पहचानेंगे कि कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। पहले कीमत कितनी है 783, तो नंबर ऑफ बुक कितनी है 29। कीमत बढ़ जाएगी 2214 रुपये हो जाएगी, तो बुक भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा पैसों में ज़्यादा किताबें आएंगी, कम पैसों में कम किताबें। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है ना, अगर हम कीमत बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ बुक भी ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसा प्रोपोर्शन कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाने का तरीका क्या है, हाँ सेम रेशियो क्यों लोगे भाई, इतने सारे एग्जाम्पल आपने बना लिए, अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शनेट टू डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो है ना। दो डिफरेंट क्वांटिटी का रेशियो आपस में बराबर होगा, प्रोपोर्शनेट होगा, इसी से हम इसको बनाएंगे। समझ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको अपन स्टार्ट करेंगे कैसे। मान लेते हैं कि 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी, 783 में 29 किताबें आती हैं, तो 2214 में कितनी किताबें आएंगी, x किताबें। डायरेक्ट नोट करिए, लेट x बुक कैन बी परचेस्ड इन रुपीज 2214। ठीक है, 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें परचेस की जा सकती हैं, एक्स बुक परचेस की जा सकती हैं। ठीक है, जबकि 783 रुपये में कितनी बुक। ठीक है ना, वो तो डेटा दिया है, उसको आप चाहें तो गिवन बना के नोट कर लीजिए। आप कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट रेशियो से आप बना सकते हैं ना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट अपन बना सकते हैं। लिखेंगे ऐसे लिखिए ना, नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो प्रोपोर्शनल कौन कौन से रेशियो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के रेशियो आपस में इक्वल या प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा रेशियो लेता हूँ, नंबर ऑफ बुक्स, एक क्वांटिटी नंबर ऑफ बुक है और दूसरी क्वांटिटी कीमत है, तो मुझे नंबर ऑफ बुक का रेशियो लेना चाहिए या नंबर ऑफ बुक और कॉस्ट का रेशियो लेना चाहिए। ठीक है ना, कॉस्ट का दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो हम लेंगे, नंबर ऑफ बुक इज टू कॉस्ट, या आप कॉस्ट इज टू नंबर ऑफ बुक भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी, लेकिन दो अलग अलग क्वांटिटी होनी चाहिए। किसी को भी पहले लिख लीजिए। और ये किसके बराबर होगा, ये वाला रेशियो किसके बराबर होगा, इसी क्वांटिटी। ठीक है ना, ये दोनों क्वांटिटी के रेशियो के बराबर। इधर नंबर ऑफ बुक लिए हैं तो यहाँ भी आप पहले क्या लेंगे, एंड इज टू कॉस्ट। समझ रहे हैं ना, तरीका वही रहेगा। अगर आप ज़्यादा का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लेंगे ना, सॉरी, अगर आप कम का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा का रेशियो। भाई पैसा कम तो किताबें कम, नंबर ऑफ बुक कम तो पैसा कम, नंबर ऑफ बुक ज़्यादा तो पैसा भी ज़्यादा। समझ रहे हैं, एक तरफ कम का रेशियो और एक तरफ ज़्यादा का रेशियो, ऐसे लेना आपको। ठीक है, कि कहीं भी किसी को भी ले सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये वाले रेशियो और ये वाले रेशियो कैसे आपस में बराबर हैं। ठीक है ना। चलिए, नंबर ऑफ बुक पहले अपन क्या ले लें, वो 29 वाला रख लेते हैं। जब 29 बुक्स परचेस करते हैं तो कीमत कितनी होती थी
783 रुपीज़ एंड इट इज़ इक्वल टू बुक कितनी आ रही है अब की बार, कॉस्ट है 2214 रुपये, तो किताबें कितनी आ रही हैं x। हो गया, रेशो समझ आया। नाउ दिस इज 29 अपॉन 783 इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसके बाद ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हैं, अगर दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, या आप चाहें तो एक स्टेप ये बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही सारी चीज़ें मिलेंगी। दिस इज 783 मल्टीप्लाइड बाय x एंड x इज इक्वल टू 29,783। ये हमको x की वैल्यू दे देगा विच इज़ नंबर ऑफ बुक, x इज नंबर ऑफ बुक। इसको सॉल्व करिए ज़रा, कितना टाइम आता है। 9 2 11, 7 3 10 8 18, 77 1 और 3 ना, दिस इज 29 18 2 2 4 4 8 1 9, 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 6 से कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ये 783 है ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो इसको 3 टाइम जाएगा क्या ना, 4 टाइम, 7 चौको 28 हो जाएगा ना, 4 टाइम नहीं जाएगा, 3 से कैंसिल करा लीजिए, ये 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। कुछ आएगा, मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, जा 24, this is 21 7 and this is 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 6 4 10 तो 12 15, अगेन 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, हाँ चलो इजी हो गया आपका। दिस इज 82, कितना आया 82, इजी है, कैंसिल करा के देखिए, कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये सब कट रहे हैं, इधर 29 बचेगा और यहाँ 82 बचेगा, 29 से 29 कैंसिल हो गया, 82 रिमेनिंग था। सो देयर इज़ द आंसर, x इज इक्वल टू 82 बुक्स। तो 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी, 82 किताबें। ज़्यादा आना था क्योंकि जब कीमत कम होती है 783 तो किताबें कितनी आती हैं 29, तो जब कीमत ज़्यादा होंगी तो किताबें भी ज़्यादा आएंगी, 29 से ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा आई, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। 2 डिस्कस करेंगे। इफ 14 is to 35 proportionate to 16 is to x, then find the value of x। बहुत इजी है, डायरेक्ट आप लगा के बना सकते हैं। दिस इज 14 is to 35, it is proportionate to 16 is to x, ठीक है, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो इन दोनों क्वांटिटी के रेशियो के बराबर है, प्रोपोर्शनेट है ना, प्रोपोर्शनल का साइन। तो x की वैल्यू निकालनी इसमें हमको, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप ये अपॉन ये लिखेंगे, फिर इक्वल टू ये अपॉन ये लिखेंगे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यहीं पहुँचेंगे ना। तो अगर आपको डायरेक्ट रूल पता है कि जब दो क्वांटिटी दो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो डायरेक्ट आप क्या लगाइए, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वही लगाते हैं डायरेक्ट अपन। सो दिस इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड 14 मल्टीप्लाइड बाय x, 14x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 16, सो x इज इक्वल टू दिस इज 7 2 जा 7 5 जा,
एंड दिस इज 8, 8 पंचे 40, दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 40, तभी तो दोनों रेशियो बराबर होंगे ना। इसको ज़रा चेक करिए, इसका रेशियो कितना आता है, चेक कर रहे हैं ना, चेक देखिए, दिस इज 14/35, कितना आएगा 2/5, ये रेशियो कितना है 2/5, इसको भी कितना होना चाहिए 2/5 होना चाहिए, तब ना प्रोपोर्शनल कहलाएंगे दोनों रेशियो। तो ये है 16 और हमने कितना निकाला 40, तो देखिए 8 2 जा 8 5 जा 2/5, इसीलिए यहाँ क्या होगा 40 होगा। समझ आया, तब तो दोनों रेशियो बराबर होंगे। क्लियर हुआ ना। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। रूल आपको याद रखना है, जब भी दो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। डायरेक्ट रूल लगाइए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, ठीक है ना। जितने स्टेप आप बचा सकते हैं बचाइए। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन है, हमको 3 क्वांटिटी बताई गई हैं और हमसे पूछ रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा, फोर्थ रेशियो, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है ना। सो इट इज़ फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और मिडिल प्रोपोर्शन, इट इज़ थर्ड प्रोपोर्शन एंड नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन, या फोर्थ टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमसे चौथा टर्म पूछ रहा है, तो चौथा टर्म कुछ मान लेते हैं। लेट द फोर्थ टर्म बी ए बी सी डी एनीथिंग, क्योंकि एक्स वाई तो इसमें यूज़ हो गए, समझ रहे हैं ना। ये फोर्थ टर्म बना, यह फोर्थ प्रोपोर्शन बना जो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शन है तो ये और ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम कहलाएंगे ना। अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शन है तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे रेशियो में, तब ना ये प्रोपोर्शनल होंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना भाई। जब तक आप ये साइन यूज नहीं करेंगे तो ये काहे का फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये काहे का सेकंड प्रोपोर्शन, ये काहे का थर्ड और ये काहे का फोर्थ। इसकी वजह से ना ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बनता है। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बनता है इसकी वजह से। तो ये लगाना जरूरी है, तभी तो इसके नॉमेनक्लेचर होंगे, नामकरण होगा। समझ में आई बात ना। हाँ, अब ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये हमको निकालना है। जैसे ही प्रोपोर्शनल दिखा, फट से क्या रूल लगा, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। तो हमने ये बनाया एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन, ये, एंड इट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म, दिस इज द मिडिल टर्म। और ये अब नीचे जाएगा क्योंकि ए हमको निकालना था और ए ही हमारा फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2xy, एक एक xy कैंसिल हो गया, xy बचा और 2 बचा। सो फोर्थ प्रोपोर्शन इज हाफ ऑफ xy का मल्टीप्लिकेशन, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता तो क्या करते, अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन अननोन रहता, ये गायब है, ये निकालना है, 2 नंबर दे दिया है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, मीन टर्म, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्सट्रीम टर्म के मल्टीप्लिकेशन के। फिर एक्सट्रीम टर्म ये बन जाएंगे ना, मीन टर्म ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये तो पता रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके नीचे भेज देंगे, समझे ना। चलिए बनाते हैं, आगे आएंगे क्वेश्चंस। ये हो गया भाई, फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट शुड बी एडेड टू 10, 18, 22, 38 सो दैट दे बिकम प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये 4 नंबर हैं, 4 टर्म हैं, ये 4 प्रोपोर्शनल हैं, अभी प्रोपोर्शनल नहीं है, है ना। हमसे क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें 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 कितना जोड़ दें कि ये आपस में क्या हो जाएं, प्रोपोर्शन हो जाएं। आपस में प्रोपोर्शन हो जाने का मतलब 2 क्वांटिटी का रेशियो दूसरी 2 क्वांटिटी के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तभी तो चारों क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शन कहलाएंगी, समझे ना। तो इसमें कितना जोड़ दें कि ये सब प्रोपोर्शन हो जाएं, x जोड़ देते हैं, चलिए नोट करिए। Therefore let x can be added to each term so that quantities become proportion.
सो दैट द क्वांटिटीज बिकम प्रोपोर्शनल। सब में x जोड़े तो सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन। तो इसमें हमने x जोड़ा, ये इसमें हमने x जोड़ा, ये इसमें हमने x ऐड किया, ये और इसमें हमने x ऐड किया, ये। अगर हमने सारे नंबर में x ऐड कर दिया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। और आपस में प्रोपोर्शन होने का क्या मतलब है, दो क्वांटिटी का रेशियो दूसरी दो क्वांटिटी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। सो दिस टू आर इक्वल, दिस टू आर इन रेशियो एंड दिस टू आर इन रेशियो एंड बोथ द रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तभी तो ये आपस में प्रोपोर्शन कहलाएंगे। ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, समझे ना। टर्म आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं, याद रखिएगा, और रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अब आप जान रहे हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनल है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये मैं एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड इट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिडिल टर्म, ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रा बताइएगा, फटाफट करिएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 38 380, दिस इज 10x और प्लस 38x। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, 10x प्लस 38x। या एक स्टेप बना लेते हैं, नहीं फिर कहोगे कहाँ चला गया 38, कैसे हो गया कहोगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। एंड x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। अगेन 18 मल्टीप्लाइड बाय 22, किसी ने किया 396, पक्का। ऊर्ध्वा त्रियाक आता है ना आप लोग को, आता है कि नहीं, पक्का। जरा चेक करिए तो, 8 दूनी 16, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 और 16 18, 1 19 का 9, हाथ में 1 2 कम 2 3, ठीक है। 396 आता है ना ऊर्ध्वा त्रियाक, पक्का। उसका यूज़ किया करिए, आपको बहुत टाइम बचाएगा वो। बोर्ड वालों को तो और विशेषकर यूज़ करना चाहिए। नाउ दिस इज 18x प्लस 22x, बताइए। एंड दिस इज x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये x स्क्वायर तो दोनों तरफ है सेम साइन के साथ, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल। भाई ये वाला अगर इधर आएगा तो माइनस साइन में आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, सेम साइन दोनों तरफ रहते हैं इक्वल के, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इनको ऐड करिए ज़रा, 380 396, तो ये 380 मैं उधर ले जा रहा हूँ और ये इधर ला रहा हूँ x वाले को, तो ये कितना हो गया बताइए। दिस इज़ 48x और ये कितना होता है, 8 2 10 और 3 1 4 40, दिस इज़ माइनस 40x, ठीक है। 396 इधर है और 380 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 16, दिस इज 16 और ये 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 2। तो x ये तो हम ऐड कर रहे थे ना, तो हर नंबर में कितना ऐड करना है, 2। तो सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनेट कौन होगा, 10 18 22 38 या 12 20 24 40, ये होंगे आपस में। 2 2 ऐड होने के बाद जो नए नंबर बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, समझ आया। तो ऐड हमको 2 करना है सब में, ठीक है ना। नोट करें क्वेश्चन नंबर 5, इफ B इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C देन प्रूव दैट, ठीक है। अगर A और C दो नंबर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर A और C दो नंबर हैं और इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन कौन है, B है, तो मीन प्रोपोर्शन को अपन बीच में लिखते हैं ना। थर्ड प्रोपोर्शन होता तो ये 2 हो जाते, तीसरा इधर लिखते थर्ड प्रोपोर्शन को, मीन वाले को दोनों नंबर के बीच में लिखते हैं। और अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो ये सब आपस में किस में होंगे, रेशियो में होंगे ना। तो ये हुआ मीन और ये क्या हो गए, एक्सट्रीम। तो अगर B इज ए मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, तो आप रिलेशन जानते हैं क्या, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, या आप चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनेट के लिए लिखना चाहते हैं क्या, यह रूल आपको पता है, बोलिए, पता है ना। तो मीन नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होता है,
एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। सो यहां लिख लीजिएगा, वी नो दैट मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एक्सट्रीम नंबर्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रही है, जहाँ बी स्क्वायर होगा उसको पकड़ के यूज़ करो। इसमें बी स्क्वायर है तो हम ये LHS उठा लेते हैं, हमको ये प्रूव करना है, याद रखिएगा। ये क्वांटिटी इक्वल टू ये, आप LHS लेके बनाइए RHS आ जाएगा, या आप RHS ले करके बनाइए LHS आ जाएगा। ठीक है ना, हम LHS ले लेते हैं, ज़्यादा आसान है क्योंकि हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कितना, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो ये है हमारा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकता हूँ, ए सी। सो दिस इज ए सी, बी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ए सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, कॉमन निकल जाएगा, इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचेगा, ए प्लस सी अपॉन बी, वही तो लाना है। ठीक है, ए कॉमन निकला, यहाँ पर एक ए बचा, यहाँ सी बचा, नीचे में ए बी है, ए कैंसिल हो गया, ओनली रिमेनिंग थिंग इज ए प्लस सी अपॉन बी विच इज RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया ना, इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन। नोट करें अपन क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 24। अब की बार मीन प्रोपोर्शन दिया है और क्या पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है। कितने नंबर का मीन प्रोपोर्शन होता है पहले बताइए, एक नंबर का या दो नंबर का? मीन प्रोपोर्शन कितने नंबर के बीच में होता है, 3 के बीच में होता है। जिसको हम मीन प्रोपोर्शन वाला नंबर बोलते हैं वो कितने नंबर के बीच में होता है, 2। तो अब की बार हमको मीन बताया है, मीन प्रोपोर्शन, और हमसे नंबर पूछ रहा है, तो कैठो नंबर बताना है हमको, 2 बताने हैं। जिसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा ना, बी इज ए मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, 2 नंबर थे और बी उसका मीन प्रोपोर्शन था। यहाँ मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी बता रहा है, 24। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए और सी, समझ आया, 2 नंबर आपसे पूछ रहा है। फाइंड द नंबर्स, वैसे भी लिख रहा है नंबर्स, नहीं तो क्या लिखता है, नंबर, एक नंबर, नंबर्स लिख रहा है मतलब एक से ज़्यादा नंबर पूछ रहा है। Whose mean proportional is 24 and third proportional is 192। ठीक है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल बता रहा है और क्या बता रहा है, मीन प्रोपोर्शन बता रहा है। ठीक है, तो नंबर कौन से होंगे। ठीक है, नाउ मान लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 नंबर ही निकालने हैं ना अपने को। सो लेट द नंबर्स आर ए एंड सी। मान ले ए और सी तो हमारे हाथ में है, किसी को कुछ भी मानना। ए और सी 2 नंबर हैं जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ है, सिंस मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो अगर आप इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा ये, ए इज टू 24 इज टू सी। यही हुआ ना पहला केस, पहला केस, केस नंबर 1। ठीक है, ए और सी 2 नंबर हो गए और ये उसका मीन प्रोपोर्शन। क्या रिलेशन जानते हैं आप, बोलिए, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर। ये अब एक्सट्रीम बन गए ना, अगर ये बीच में फंस गया तो ये दोनों एक्सट्रीम हो गए, तो इस मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर कितना, इतना, और एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन कितना, इतना। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2, हमको थर्ड प्रोपोर्शन भी बताया गया है। कितना है थर्ड प्रोपोर्शन, 192। ठीक है, तो इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे आप, दिस इज 1 नंबर, दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे लिखते हैं, बाहर में मीन होता तो इनके बीच में लिखते हैं, थर्ड है तो इन दोनों के बाद लिखेंगे। अगर ये थर्ड है तो ये क्या है,
मीन। फिर से लगाइए, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अब ये दोनों एक्सट्रीम बन गए, एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। सो दिस इज मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 192, या इसको ऐसे लिख लीजिए इतना। ठीक है, समझ आया? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मीन के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मीन का स्क्वायर एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया ना। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और ये 2। हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है a और c, a और c, और दो ठो इक्वेशन है। दो अननोन क्वांटिटी सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं? दो इक्वेशन हमारे पास है, बना सकते हैं कि नहीं? आप कहीं से कुछ भी निकाल के कहीं भी पुट करके बना सकते हैं, आपके ऊपर है। हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, a की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू क्या आएगी? ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड a इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 192 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू 192 को इसके नीचे ले गए, a की वैल्यू मिल गई, मिली। इस a की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दें? यहाँ। तो a के जगह पर कौन आ जाएगा? तो यहाँ भी c, यहाँ भी c, एक इक्वेशन एक अननोन क्वांटिटी c निकल जाएगा ना इससे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? देखिए 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या रखना? दिस इज c स्क्वायर अपॉन 192 और मल्टीप्लाइड बाय 1c ये। सो दिस विल बी 192 तो इधर बुला लेते हैं, ये हुआ 24, दो बार है ना, तो मैं 24 को दो बार लिख रहा हूँ। 192 नीचे है, इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर में, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 192, और इधर कितना बचा? c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c, दिस इज c क्यूब, क्यूब है ना। तो अगर ये क्यूब इधर आएगा तो हमको क्यूब रूट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। ये आप इधर ऐसा कोई पावर बनाइए कि पावर इधर भी 3 हो जाए, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, पावर पावर, c की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए ज़रा 192 को एक्सपांड करिए तो फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं? ये मेरे ख्याल से टूटेगा, दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 8, 24 8 जा 192 होता है, ठीक है। सो दिस विल बी, अगर आपको समझ आता है तो, अदरवाइज यू कैन गो विथ फैक्टराइजेशन। 192 को क्या कर लीजिए आप? फैक्टराइज कर लीजिए, बिल्कुल इजी तरीका। अगर नहीं समझ आता है तुरंत फैक्टराइज करिए। किससे जाएगा ये? 2 से ही कटाना है तो बहुत लंबा चला जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। और आगे करिए। टू 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया? देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, और 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 192, ठीक है ना। मुझे क्या बनाना है? ये है 24, ये है 24। मैं चाहता हूँ एक 24 और बन जाए तो 3 का जोड़ा पूरा हो जाए। 3 3 पेयर बनाएंगे ना, तुमने रूट से बाहर निकलेगा भाई। ये 3 जब इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना। तो 24 बनाते हैं। देखिएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 ना 2 2 जा 4, 4 2 जा, और 8 3 जा 24 हो गया। तो ये क्या बचा? 2 2 जा 4 2 जाए तो 24 इंटू 8 कितना होता है? 190। समझ आया? इसलिए हमने इसको 24 इंटू 8 में चेंज कर लिया। अब 8 को भी क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, ठीक है ना। अब ये वाला c क्यूब किसके बराबर हो गया? दिस इज 24 24 24, और 8 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 भी 3 में टूट गया। अब ये क्यूब चला गया उधर, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? a, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 क्यूब रूट दिखाने के लिए। अगर आप ये 3 यहाँ नहीं लिखेंगे पावर में तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा? स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट बताना है तो यहाँ इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अंदर 3 3 के जोड़े बनाइए, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, तो 24 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, दिस विल बी 48। तो c की वैल्यू क्या मिली? c तो एक नंबर है,
दूसरा नंबर कैसे कितना होगा? एक नंबर आ गया 48, तो दूसरा नंबर कहाँ से निकालोगे? किसी इक्वेशन को पकड़ो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, सी की वैल्यू पुट करो, ए निकाल लो, सी यहाँ रखेंगे 48 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहीं से निकालते हैं ना। फ्रॉम फर्स्ट दिस इज 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी रखूंगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय सी करेंगे ना। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करने वाले हैं आप? a मल्टीप्लाइड बाय सी करेंगे। c की वैल्यू है यहाँ 48 लिखेंगे, अगले स्टेप में 48 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। सो दिस इज 48, ये 2 टाइम और ये 12 टाइम, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? a इज इक्वल टू 12। तो एक नंबर हो गया 12 और एक नंबर कितना? 48। दिस इज द टू नंबर whose mean number is 24 and whose third proportion is 192। ठीक है, दो नंबर कौन से हुए? एक 12 और एक 48। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 + x is to 3 + x is to 6 + x, then find the value of x। अगर ये तीनों आपस में रेशियो में हैं तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है ना। फिर से अगर ये रेशियो में हैं तो इसको कौन सा प्रपोर्शन मानेंगे? फर्स्ट। इसको कौन सा प्रपोर्शन मानेंगे? थर्ड। और इसको कौन सा प्रपोर्शन मानेंगे? मीन। तो ये मीन प्रपोर्शन हो गया। तो क्या नियम जान रहे हैं आप? मीन प्रपोर्शन का स्क्वायर एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लगाते हैं डायरेक्ट। ये है मीन प्रपोर्शन का स्क्वायर और ये एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है ना, वही रूल लग रहा है जनरल, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, इसको एक बार और लिखोगे, बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, फिर ये अपॉन ये, फिर ये अपॉन ये करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तब यहाँ पहुँचोगे, है ना। समझे ना? हाँ, क्या करें? a + b का होल स्क्वायर लगाएं। तो बोलिए क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये चेक कर लीजिए। फॉर्मूला लगाना तो आता है ना कि नहीं आता है? कि आप 2 अलग लिखेंगे, 3 अलग लिखेंगे, x अलग लिखेंगे, फिर बाद में उसको 6x लिखेंगे। कि a स्क्वायर पहले लिखेंगे, 3 स्क्वायर, फिर उसको 9 लिखेंगे अगले स्टेप में, b स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, फिर उसको अगले स्टेप में x स्क्वायर लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? आया समझिए? हाँ, इट इज इक्वल टू, बोलिए 1 × 6 6, 1 × x 1x, 6 × x 1x, 6x 7x, प्लस में है दोनों, और x × x x स्क्वायर। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझे? ये x स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, हो जाएगा ना? कोई डाउट? समझे? नहीं है ना? हाँ। ये 6x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7x में से 6x माइनस होने चला गया, ओनली 1x। ये 6 इधर आ गया, 9 से माइनस हो गया 3। x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू तो निकालनी थी, x इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ओरल क्वेश्चन था, कुछ करने नहीं था इसमें। ठीक है, बहुत खुश लग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो कितना है? 3:5 में बटा हुआ है ये नंबर ना। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर 3:5 के रेशियो में है। 2 नंबर का रेशियो कितना? 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यू रेशियो इज 12:23। अगर दोनों नंबर में से 9 घटा दिया जाए तो फिर इनका रेशियो, इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो कितना हो जाता है? 12:23। फाइंड द फर्स्ट नंबर, उसमें से पहला नंबर बताना है। दोनों नहीं पूछा है ना, एक ही नंबर पूछा है, पहला। ठीक है? ठीक है, तो मैं 2 नंबर को x और y मान लूँ, a और b मान लूँ कि नहीं मानूँ? जरूरत है कि नहीं, सोच के बताइए। कोई नंबर मानने की जरूरत है क्या?
भाई दो नंबर है, एक नंबर का रेशियो है 3, दूसरे नंबर का रेशियो है 5, 3:5 है ना पहला। तो बताइए वो दो नंबर टोटल कितने में बटे? 3 और 5 है 8 में, 8 हिस्सा हुआ ना, 8 हिस्से हुए, 8 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितने का होगा? क्या बोलते हैं? एक हिस्सा कितने का बनता था? भूल गए? के का एक टुकड़े को कितना मानते थे? के। तो 3 हिस्से को कितना मानेंगे? तो 3 हिस्सा एक नंबर हो रहा है ना, तो ये नंबर कितना बना? 3 के। दूसरा नंबर 5 हिस्से हो रहा था ना, एक हिस्से का नाम के है तो 5 हिस्से का नाम 5 के, तो दूसरा नंबर कितना है? 5 के। समझ आया? लेट द टू नंबर आर एक नंबर हम मान लेते हैं 3 के एंड सेकंड नंबर इज 5 के रेस्पेक्टिवली। ठीक बात, यहां तक समझ आया? आया रे हीरो? 3 के 5 के ये दोनों नंबर हैं, आप चाहें तो x और y मान के बना लीजिए, ABCD मान के बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 स्टेप बढ़ जाएंगे और क्या होगा, है ना? आपके मन में अगर शंका है कि कैसे आ गया ये नंबर, कैसे बन गया, तो आप पिछला कॉन्सेप्ट भूल बैठे हैं एग्जाम्पल के सारे। एग्जाम्पल में तो आपने बनाया ना, ठीक है ना? है ना? दो नंबर हैं, एक नंबर का रेशियो है 3, दूसरे नंबर का है 5, यानी एक 3 गुना है तो दूसरा 5 गुना है, एक नंबर 3 गुना है तो दूसरा नंबर 5 गुना है। तो भैया टोटल कितने गुना हो रहे हैं? 3 और 5 मिलके 8 गुना ना, 8 टुकड़े हो रहे हैं। तो एक टुकड़ा कितने गुना, एक गुना कितना होता होगा? के। तो 3 गुना कितना होगा? 3 के। एक नंबर 3 गुना है तो वो नंबर कौन हुआ? 3 के हुआ। समझे? एक नंबर 5 गुना है, एक गुना के होता है तो 5 गुना 5 के होगा, तो दूसरा नंबर 5 के हो गया। ये रहे दोनों नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 के 5 के, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम इसमें दोनों में से 9 घटा दें तो अब इनका रेशियो कितना हो जाएगा? हाँ, तो इसमें हमने 9 घटाया और इसमें हमने 9 घटाया तो रेशियो कितना हो गया? 12:23 हो गया। समझ आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो फट से, 23 मल्टीप्लाई करो और 12 मल्टीप्लाई करो। ट्वेल्व 9 जा 108 है ना? ये के है, ये के है, छोटा है, इधर बुला लेते हैं तो 69 के में 60 चला जाएगा, 9 के, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 207 में 108 चला गया। बताइए कितना आया ये? दिस इज 9 119 कितना आएगा? 207 में 108 जाएगा तो कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। अरे मैं मिस्टेक कहाँ से कर रहा हूँ फिर? 70 इससे, अच्छा हाँ, एक ले लिया, 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9। दिस विल बिकम 9 - 0 9 एंड दिस विल बी 1 - 1 0 99। सो के विल बी 11। के कितना आया? यानी वो जो 8 टुकड़े हो रहे थे ना, उसमें से एक टुकड़ा कितना होता है? 11 होता है, यानी 1 गुना 11 के बराबर है। ठीक है ना? तो पहला नंबर पूछा है हमसे, पहले नंबर का रेशियो कितना है? तो पहला नंबर कितना हुआ? 33। देयरफॉर फर्स्ट नंबर विल बी 3k एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 33। दिस इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, हो गया? डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 45 लेबर्स। ध्यान से समझिएगा, वो एग्जाम्पल में जितने क्वेश्चन आपने बनाए ना, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता वही फॉर्मेट है, खाली नंबर्स चेंज होंगे बस। ठीक है ना? देखिए, ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 45 लेबर्स इन 24 डेज इफ दे वर्क 6 आवर पर डे। यानी अगर 45 लेबर एक काम को कंप्लीट करें, कितने लेबर हैं? 45 लेबर, और एक काम को कंप्लीट करना चाहते हैं,
एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे। तो 24 दिन लगते हैं काम खत्म करने में। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे, और ऐसे कितने दिन लग रहे हैं उनको? 24 दिन लग रहे हैं, तब जाके 45 लेबर एक काम को खत्म करते हैं। ठीक है, समझे? सेकंड पार्ट, हाउ मेनी लेबर्स will be needed to complete the task in 15 days if they work for 8 hours every day। तो बताइए, अगर मैं 15 दिन में काम खत्म करवाना चाहता हूँ और एक दिन में 8 घंटा काम करवाना चाहता हूँ, तो कितने लेबर लगेंगे उसी काम को ख़त्म करने के लिए? पहले एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा था? 6 घंटे। अब एक दिन में कितने घंटे काम करवाना है? 8 घंटे। और पहले कितने दिन में काम खत्म होता था? 24। अब कितने दिन में काम खत्म करवाना है? 15 दिन में काम खत्म करवाना है। पहले 24 दिन में होता था, अब 15 दिन में होता है। तो कितने लेबर लगाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ लेबर हमको निकालना है। डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए, पहले 45 लेबर थे, 24 दिन में काम खत्म होता था, है ना? ठीक है ना? अब मैं कितने लेबर लगाऊं कि 15 दिन में काम खत्म हो? ज़्यादा लगाऊं कि कम लगाऊं? 24 दिन में काम खत्म होता था, 45 लेबर लगते थे, भले वो 6 घंटा काम करते थे एक दिन में। ठीक बात। अब मैं 24 दिन के बजाय 15 दिन में काम चाहता हूं, तो मुझे लेबर 45 से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे कि कम लगाने पड़ेंगे? तो अगर डे कम करना है, 24 से 15 दिन में आना है, तो वर्कर क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो 45 से बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा आएगा। आप देखेंगे आंसर में 45 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हम कम नंबर ऑफ डे रख रहे हैं। तो एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। कैसा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। और कैसे बनाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के गेम को? सेम क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है सेम क्वांटिटी के रेशियो के। ठीक है ना? ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 केस लिखेंगे अलग अलग ना। बनाने का तरीका सुनिए कैसे बनाएंगे। 2 केस हम बनाएंगे अलग अलग, एक 45 लेबर के लिए और एक में कितने लेबर लग रहे हैं वही तो निकालना है। तो कितना मान लें? x लेबर। ध्यान से सुनिएगा ना। फॉर लेबर्स 45 लेबर की कहानी देखिए क्या क्या है ना। गिवन डेटा बना रहे हैं अपन। केस नंबर फर्स्ट, जरा बताइए, एक दिन में कितने घंटे वर्किंग होती है? 6 घंटे ना। 6 आवर्स वर्किंग एक दिन में। और 45 लेबर मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 24 ना। तो एक दिन में 6 घंटा, तो 24 दिन में कितने घंटे टोटल बने? कितना? 1। पक्का? एक 144 आवर्स वर्किंग, यानी 45 लेबर एक काम को कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं? 144 घंटे। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, देयरफॉर completes 1 वर्क इन इतना आवर। ठीक है? ठीक है। 45 लेबर कंप्लीट्स ए वर्क इन 144 घंटे। ठीक है? 45 लेबर मिलके हमने वो 24 दिन और 6 घंटे का टाइम पीरियड एक दिन का, उसको कन्वर्ट करके किस में चेंज कर लिया? आवर में। ठीक है ना? आवर में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट एक होनी चाहिए, तभी आप रेशियो बना सकते हैं। अगर यूनिट एक की डे में रहेगी, एक के आवर में रहेगी, कम ज़्यादा रहेंगे, नहीं बनेगा। रेशियो लगाने का पहला उसूल क्या है? यूनिट क्या होने चाहिए? सेम। तो हमने ना ये डे और आवर इनको मिला के किस में चेंज कर लिया? आवर में चेंज कर लिया। तो 45 लेबर एक काम को 144 घंटे में करते हैं। केस नंबर 2, कितने लेबर लगा रहे हैं हम? x लेबर। x लेबर। जरा बताइए, एक दिन में कितने घंटे काम करवाने हैं? 8 आवर वर्किंग है ना। 8 आवर वर्किंग। और कितने दिन तक काम करवाना है? तो 15 दिन में बताइए कितने घंटे काम हो जाएगा? 15 अट्ठे है 120।
अब थोड़ा सा डेटा यहीं पर देख लीजिए। देखिए 45 लेबर 144 घंटे में काम खत्म, तो इतने लेबर 120 घंटे में काम खत्म। 144 घंटे में काम खत्म होता था, ज़्यादा टाइम लगता था। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लेबर कम होंगे, कम टाइम में करवाना है तो लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। समझ आया? X लेबर completes a work in 120 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, नोट मार के ये लिखना कंपलसरी है, याद रखिएगा, विशेषकर आप लोगों के लिए। बाकी लोग कोई लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना आपके लिए कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को समझ में आएगा कि बच्चा बुद्धिमान था, यानी बच्चे को कहानी समझ में आ रही है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। समझ रहे हैं ना? इसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपका मार्क डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल के बच्चे हैं। समझ रहे हैं ना? बताइए कौन सी दो क्वांटिटी आपस में चेंज हो रही हैं? कौन कौन सी दो क्वांटिटी हैं? नंबर ऑफ लेबर एंड टाइम पीरियड। वेरी गुड। Number of worker and time taken to finish a work is in inverse proportion। इतना लिख दोगे ना तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भैया आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। ठीक है कि नहीं है? ठीक, यही है क्वेश्चन की जान। तब ना आगे के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कैसे रेशियो लगाना है कैसे नहीं। ठीक है, ये आपके लिए लिखना जरूरी है। बाकी बच्चे लिखें या नहीं लिखें, आप मेरे पास पढ़ते हैं, आपको लिखना जरूरी है, कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है? हाँ, अब क्या करें? अब यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ लेबर और टाइम पीरियड आपस में कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो रेशियो कैसे कैसे लेना है? दो सेम क्वांटिटी का रेशियो, तो क्या क्या ले लें? नंबर ऑफ लेबर्स इज टू नंबर ऑफ लेबर्स, और इनका रेशियो किसके बराबर होगा या किसके प्रोपोर्शन होगा? दूसरी क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? कौन सी है दूसरी क्वांटिटी? नंबर ऑफ टाइम थोड़ी ना होता है, टाइम टेकन इज टू टाइम टेकन। ठीक है ना? आप क्या करना है, अगर आप ज़्यादा से कम का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से कम। या आप कम से ज़्यादा का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ भी कम से ज़्यादा का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो ज़रा बताइए कौन सा ज़्यादा कौन सा कम कैसे रखेंगे? नंबर ऑफ लेबर रखना है ना 45 और x, तो 45 बड़ा कि x बड़ा? x बड़ा। आप कैसे रखना चाहते हैं? ज़्यादा से कम, बड़े से छोटा कि छोटे से बड़ा? बड़े से छोटा। कौन बड़ा है, x बड़ा है कि 45 बड़ा है? क्योंकि हमको समझ आना चाहिए कि 144 ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लेबर कम होंगे, और कम टाइम लगेगा तो लेबर ज़्यादा होंगे, यानी ये बड़ा है ये छोटा है ना? तो कैसे, क्या बोल रहे हो, कैसे लेना है? ज़्यादा से कम, तो ये है ज़्यादा ये है कम। सो दिस इज x इज टू 45 एंड दिस इज प्रोपोर्शनेट टू या इक्वल टू। टाइम कैसे लेंगे? ये ज़्यादा से कम है तो यहाँ भी ज़्यादा से कम का रेशियो, ये है 120 ये है 144, तो ज़्यादा से कम का रेशियो किसका किसका? 144 इज टू। अगर ये आप नहीं समझ रहे हैं ना तो आप पक्का गलत करके आएंगे पेपर में। समझ रहे हैं ना? आपको यहाँ अगर नहीं समझ में आए कि कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों पक्ष में, नंबर ऑफ लेबर में भी और टाइम में भी, तो आप गड़बड़ कर देंगे। आपने अगर इसको इधर लिख दिया इसको उधर लिख दिया तो आगे तो आंसर आप समझ रहे हैं ना, गलत ही होना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए दोनों तरफ आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी छोटी है, उसी हिसाब से यहाँ रेशियो लिया जाएगा। ठीक है? डाउट इसमें है आपको? कुछ नहीं है? आगे चलें। हाँ, अब अगर ये प्रोपोर्शन में है तो क्या करें? डायरेक्ट आप नियम जान रहे हैं क्या? एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, क्योंकि आपस में प्रोपोर्शन है। तो लगा दीजिए, इधर सॉल्व करता हूं मैं। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी 120x इज इक्वल टू
45 मल्टीप्लाइड बाई 144, ये है मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए बनाइए, कितना आया, x इज इक्वल टू ये 12 से कटा, 12 10 जा 120 और 12 12 जा 144। ठीक है, ठीक है। 5 2 जा एंड 5 9 जा, दिस इज 2 1 जा 2 6 जा 9 6 जा 54। और x क्या था, लेबरों की संख्या। तो बताइए, अगर मैं 120 घंटे में काम खत्म करवाना चाहता हूं, यानी 15 दिन में काम खत्म करवाना चाहता हूं, यानी एक दिन में 8 घंटा करवा के काम खत्म करवाना चाहता हूं, तो कितने लेबर लगाने पड़ेंगे, 54 लेबर। पहले 45 लगते थे, आया ज़्यादा, आना ही था ज़्यादा। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी बनेगा ये क्वेश्चन। और याद रखना 5 से 6 नंबर में आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, धैर्यपूर्वक इसका प्रिपरेशन करना है आपको, इस पूरे एक्सरसाइज का। समझ गए, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है, ए टास्क इज कंप्लीटेड बाय 25 पर्सन्स इन 9 days इफ दे वर्क 6 hours पर डे। एक काम को 25 आदमी करते हैं और 9 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अगर वो एक दिन में कितना घंटे काम करें, 6 घंटे। ठीक है, कितने आदमी हैं, कितने, तो कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 फॉर 25 लेबर। ठीक है, 25 लेबर के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, एक दिन में कितने आवर वर्किंग है, 6 आवर वर्किंग। तो टोटल वर्क जो है 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, दिस इज क्वेश्चन वाली लाइन। क्या है ये, हाँ, हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ के क्या खोजेंगे, क्वेश्चन वाली लाइन खोजेंगे जिसको निकालना है। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड, क्या पूछा है क्वेश्चन, हाँ, यानी आंसर किस में आना है, डेज में आना है। ठीक है ना। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द टास्क इफ 15 persons वर्क फॉर 9 hours एवरी डे। अगर 15 आदमी एक दिन में 9 घंटे काम करें, कितने आदमी, पहले कितने आदमी थे, 25 आदमी, एक दिन में कितना घंटा करते थे, 6 घंटे। तो काम कितने दिन में होता था, 9 दिन में। ठीक है, अब 15 आदमी हैं, 15 और एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए तो उसी तरह से बनाते हैं इजी वे करके, है ना। तो पहले 2 कंडीशन अपन बनाएंगे, पहले 25 आदमी के लिए, फिर 15 आदमी के लिए ना। तो केस नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1 या डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं, फॉर 25 वर्कर और लेबर्स। ठीक है ना, इन 1 डे, एक दिन में वर्किंग आवर कितनी है इनकी, बोलिए, 6 आवर वर्किंग डेली ना, एक दिन में 6 घंटे वर्किंग। और काम कितने दिन में ख़त्म होता है, हाँ, तो अगर एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं तो 9 दिन में कुल कितने घंटे काम किए, कितना, हाँ, 9 6 जा 54 आवर्स वर्किंग। यानी 25 वर्कर 54 आवर वर्किंग करके एक काम को कंप्लीट करते हैं, समझे ना। तो आप इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, 25 वर्कर्स कंप्लीट्स ए वर्क और 1 वर्क, ए वर्क भी लिख सकते हैं 1 वर्क भी लिख सकते हैं, इन 54 आवर्स। ठीक है ना, 25 वर्कर एक काम को 54 आवर्स लेकर के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, केस नंबर 1। सेकंड केस हम बना रहे हैं, कितने आदमी थे सेकंड में, 15 फॉर 15 वर्कर्स। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे काम करवाने हैं, सो इन 1 डे 9 आवर्स वर्किंग
ठीक है ना। एक दिन में 9 आवर की वर्किंग है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 15 आदमी एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा, कितने दिन में, मान लें x दिन में। सो इन x डेज, तो x दिन में काम खत्म हो रहा है ना। तो अगर एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं तो x दिन में कितने घंटे काम करेंगे, हाँ कितना, 9x आवर वर्किंग, यही हो गया ना। यानी x दिन में काम खत्म हो रहा है तो x दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 9x घंटे हो जाएंगे, और 15 आदमी इतने घंटे में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। सो इसी तरह फ्रेमिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। देयरफॉर या लेट, ये तो हम मान रहे हैं ना x, सो x वर्कर, x डे, सॉरी नंबर ऑफ वर्कर हमको अवेलेबल है। लेट कितने हैं भाई, 15, 15 वर्कर्स फिनिश ए वर्क इन कितने दिन, x डेज ना, दिन में हम आंसर दे रहे हैं तो x डे। और अगर आप आवर में लिख, जैसे इसको आवर में लिखे हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको आवर में लिख लीजिए, x डे में लिख लीजिए, x डे को दैट इज करके आवर कितना बना, 9x आवर्स, ऐसे लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट तो हमको कोट करना है ना, समझ आना चाहिए बस, आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी सेंटेंस ऐसा हो जिससे कुछ मीनिंग निकले, तो उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है ना। आप चाहे उसको डे में लिखो, आवर में लिखो, इसी डे को तो आवर में कन्वर्ट किया हमने यहाँ एक स्टेप पहले, है ना। x दिन में इतने घंटे बन रहे हैं, समझ आया ना। तो आप चाहे डे में कोट करो या आवर में कोट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग हो गई क्वेश्चन की। अब आपको पहचानना है वेदर इट इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन और इट इज ए इनवर्स प्रपोर्शन। क्या लगता है आपको, या आप बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन में, आप बताएंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है, और क्यों है डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्यों लगता है आपको कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है। रीजन भी आपके पास होना चाहिए ना, सॉलिड, बताइए जरा। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो क्यों है, क्योंकि पेपर लिखने मैं आपके साथ नहीं जाने वाला बेटा, है ना। आप खुद डिसीजन लेंगे, उस समय पेपर आपके सामने होगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, और डिसीजन गलत हुआ तो आगे का स्टेप भी गलत होने वाला है, सीधे सीधे मान के चलिए। और ये 5 से 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो आपके 5-6 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। बताइए डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन, हाँ किसको किसको लगता है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, हाथ उठाइए ज़रा। 1, और बस इकलौता दावेदार है डायरेक्ट का। 2, और डायरेक्ट वेरिएशन वाले और कोई, हाँ इनडायरेक्ट वाले ज़रा हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम लोग इनडायरेक्ट। क्यों भाई, आपको क्यों लग रहा है कि इनडायरेक्ट है, हाँ तो बताइए ज़रा, वो 2 क्वांटिटी कौन सी हैं जो आपस में चेंज हो रही हैं, नंबर ऑफ वर्कर और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए 25 आदमी हैं तो काम कितने घंटे में ख़त्म हो रहा है, 54, और 15 आदमी हो जाएंगे तो काम कितने घंटे में ख़त्म होगा, 9x आवर में ना। थोड़ा सा सुनिए, काम तो वही है, 1 वर्क, तो वर्क में तो कोई भेदभाव नहीं, वही काम करना है। 25 आदमी अगर 54 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो अगर हम आदमी की संख्या कम कर दें, 25 लेबर थे तो 54 घंटे में काम खत्म हो रहा था, आप लेबर अगर कम लगा दें, 15 लेबर कुल लगाएं, तो क्या काम 54 घंटे में ख़त्म होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, कि कम टाइम लगेगा, ज़्यादा। भाई लेबर कम कर दिए हैं तो टाइम ज़्यादा लेंगे वो ना, तो ये टाइम कैसा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, समझे ना। हम लेबर कम कर रहे हैं तो टाइम कैसा लगेगा उनको, ज़्यादा लगेगा। तो देखिए अगर मैं नंबर ऑफ लेबर कम करता हूँ तो टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाता है, पहले 54 घंटे में हो जाता था, अब नहीं होगा, अब ज़्यादा घंटे में होगा। तो एक क्वांटिटी कम हुई नंबर ऑफ लेबर, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, एक घटी एक बढ़ी, कैसा वेरिएशन हुआ, हाँ। और जिनको लग रहा था कि डायरेक्ट वेरिएशन है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बेटा, फिर से पढ़िए पूरा चैप्टर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, समझे ना, आई एम रियली सॉरी, नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर से पढ़िए। हाँ तो अब बोलिए क्या लिखना है मुझे,
एज ए ब्राइट स्टूडेंट फॉर इम्प्रेस योर एग्जामिनर, क्या लिखना चाहिए आपको? आपको बताना है यहाँ की कौन कौन सी दो क्वांटिटी हैं और उनका प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसा है, ठीक है ना? तो कौन सी दो क्वांटिटी हैं बोलिए? हाँ, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे हियर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरिएशन, है ना? अब अगर डिक्लेयर हो गया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर हम क्या करें? सेम सेम क्वांटिटी का रेशियो प्रोपोर्शनेट टू सेम सेम क्वांटिटी का रेशियो। आप किसी को पहले लिख सकते हैं, मैं नंबर ऑफ वर्कर लिख देता हूं। नंबर ऑफ वर्कर इज टू नंबर ऑफ वर्कर एंड दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम टेकन इज टू टाइम टेकन और टाइम रिक्वायर्ड, जिसको जो अच्छा लगे लिख लीजिए, ठीक है? अब बताइए, यहाँ पर वर्कर वर्कर का रेशियो लेना है। अगर मैं 25 से 15 का रेशियो लेता हूँ तो इधर टाइम में किसका किसका रेशियो लेना पड़ेगा? 54:9x और 9x is to 54, 9x is to 54 लेना पड़ेगा। क्यों? अभी मैं बता रहा था ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये ज़्यादा टाइम आया था ना, इससे बड़ा टाइम है ये, समझ रहे? अगर ये नहीं समझे तो फिर नहीं बना। यही तो असली गेम है इस क्वेश्चन का, समझ रहे हैं ना? और यही करके आपको समझ जाना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि यहाँ तो वही चलता है कहानी ना। अगर आप बड़े से छोटे का रेशियो ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? बड़े से छोटे का रेशियो लेना पड़ेगा। ये है बड़ा, ये है छोटा, तो हमको यहाँ ये बड़ा है ये छोटा, तो ये इस टू ये लेना पड़ेगा। समझ गए? आपकी मर्जी, जैसे लेना है लीजिए। दिस इज 25 इज टू कितना? 15 एंड दिस इज प्रोपोर्शनेट टू 9x इज टू 54। समझ गए ना? समझे ना? गड़बड़ तो नहीं करोगे? इतना बताने के बाद भी अगर गलत किए तो फिर क्या मतलब हुआ बताने का, और आपका क्या मतलब हुआ पढ़ने का, ठीक है? हाँ, देखो इसमें कोई कमाल नहीं है, स्टेटमेंट आप जैसे चाहे वैसे लिखिए, सेंस निकलना चाहिए। असली गेम तो यहाँ पर शुरू होता है ना। यहाँ आप इधर उधर ले बैठे तो आंसर तो आना नहीं, सीधी बात है ना। स्टेटमेंट आपका कोई नहीं काटेगा, मीनिंग अगर निकल रहा है तो स्टेटमेंट के नंबर आपको मिलेंगे पूरे पूरे, ठीक है? हाँ, अब क्या करना है बोलो? ये अपॉन ये लिखूं, ये अपॉन ये लिखूं, लिखूं भाई? रेशियो मतलब ये अपॉन ये, रेशियो मतलब ये अपॉन ये, लिखूं क्या? तो क्या करूं? हाँ, डायरेक्ट हम रिजल्ट कोट करते हैं। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये है एक्सट्रीम और ये है मिडिल, तो मैं लिख लेता हूं मिडिल मल्टीप्लाइड बाय ये मिडिल, ठीक है ना? 9x मल्टीप्लाइड बाय 15 और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 54। और मुझे x तो निकालना है, तो 9 और x, 9 और 15 इसके नीचे आ जाएंगे, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 54, 9 और 15 मल्टीप्लाई में इधर आ गए, ये ठीक है। ये तो 9 6 जा, ये चला गया, एंड 3 2 जा, 3 5 जा, एंड दिस इज 5 जा, 20 कितना हुआ? 10। x इज इक्वल टू 10 एंड व्हाट इज x? x इज डेज। सो आंसर किस में आया हमारा? डेज। यानी अगर 15 वर्कर एक दिन में 9 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 10 दिन लगेंगे काम खत्म होने के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया? आया ना?